पहलगाम में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन? मोदी और अमित शाह क्या जवाबदेही और जिम्मेदारी लेंगे? यह बात क्यों? कड़ी दर कड़ी पहलगाम में जो कुछ हुआ, बेसरान घाटी में जो कुछ हुआ, सुरक्षा में जो चूक हुई, उससे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं और उन्हीं सवालों को हम इस मंच से उठाने वाले हैं। 2000 से ज्यादा लोग थे, अगर थे तो वहां कोई सुरक्षा क्यों नहीं थी? यह एक मामूली सवाल नहीं है। और अगर सुरक्षा नहीं थी तो इस चूक के लिए जिम्मेदार कौन था? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का जिक्र हमारी सरकार करती है, आपकी सरकार करती है, कदम उठाने की बात करती है। उसे मौका भी मिलना चाहिए, वक्त भी मिलना चाहिए जवाब देने का। लेकिन हजारों यात्री जो वहां पे मौजूद थे, पर्यटक वहां थे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? वो भी तब जब मेरे देश की सरकार ये कहती है कि कश्मीर से हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया है। एक और बड़ी बात, आतंकवादी हमले की आड़ में जो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, क्या इसे तुरंत रोकना नहीं चाहिए? कैसे रोकें? हमारी आपसे गुजारिश है, सतर्क रहिए। तमाम ऐसे नेता जो इस वक्त हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे, ना तो आप उसका शिकार बनिए और ना किसी को बनने दीजिए। वैसे बीजेपी के नेता संविधान से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म करने की बात करते हैं, मगर मेरे देश की होनहार मीडिया, हालात ये हैं दोस्तों, जो एंकर हैं वो सुप्रीम कोर्ट को ही टारगेट कर रहे हैं। जी, आपने सही सुना, आतंकवादी हमला कश्मीर में हुआ और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सवाल पूछना था सरकार से और जिम्मेदार ठहराया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को। जब पूरे देश में आतंकी हमले के जवाब में पूरा देश इस वक्त कह रहा है, देश के भीतर एक आवाज गूंज रही है कि बदला लीजिए, और दूसरी तरफ हम हिंदू बनाम मुसलमान की बहस चला रहे हैं, क्यों? यह सवाल नहीं उठता। निश्चित रूप से इस हमले से देश भी सदमे में है, आप भी सदमे में होंगे, मैं भी सदमे में हूं, गुस्से में हूं, संवेदना है। और जब संवेदना के शब्द कम पड़ते हैं तो गुस्से का गुबार भी होता है। और आतंकवाद के चेहरे को आपको भी नहीं भूलना चाहिए और हमें भी नहीं भूलना चाहिए। वो तब भी उतना क्रूर और भयावह था, अमानवीय था जो आज है। धर्म पूछे बिना बेकसूर लोगों को निशाना बनाया जाता था, मगर इस बार धर्म पूछकर निशाना बनाया गया। हम आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो सवाल, जिन सवालों को गूंजते रहना चाहिए, पूछना चाहिए सरकार से, मगर एक बार फिर से मेरी आपसे गुजारिश है कि धर्म की राजनीति का शिकार मत बनिएगा और ना बनाइएगा। आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे। सवाल ये होंगे दोस्तों, मैं जानता हूं कि 22 अप्रैल की दोपहर को जब हजारों हजार पर्यटक वहां पे मौजूद थे, कुछ ने कहा 2000, कुछ ने कहा 1500, उस ऊंचाई तक जाने के रास्ते में क्या सुरक्षा थी? क्या यह सवाल नहीं है? जहां पर लोग जमा हुए सैकड़ों की तादाद में, वहां क्या सुरक्षा थी? अगर सुरक्षा थी तो आतंकवादियों पर जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आतंकवादी अपनी कार्रवाई करने के बाद उसे इतना मौका क्यों मिला कि वो फरार हो गए? उन्हें वहीं पर ही ढेर क्यों नहीं किया गया? इतना मौका कि वो धर्म पूछकर मार रहे थे। जहां हजारों लोग जाते हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही, जिम्मेदारी किसी की नहीं होती। जरा सोच कर देखिए कि किसी इलाके में और संवेदनशील इलाके में 4 लोग इकट्ठे हो गए, वहां पुलिस तुरंत पहुंच जाती है, लेकिन यहां सैकड़ों पर्यटक थे, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, आसपास कोई सुरक्षा नहीं होती, कोई रोकने वाला नहीं होता। इसमें कोई दो राय नहीं। आतंकवादियों ने शुभम से उसका नाम पूछा, कलमा पढ़ने को कहा, जब नहीं पढ़ा तो सिर में गोली मार दी। जब उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी गोली मार दो, आतंकवादियों से कहा, तो आतंकवादियों ने कहा नहीं, जाकर अपनी सरकार को बता देना हमने क्या किया। सवाल देश के गृह मंत्री के उस रेड कारपेट के स्वागत का नहीं है जब वो श्रद्धांजलि देने जा रहे थे मृतकों को। मुझे पूरी उम्मीद है इस गमगीन माहौल में मेरे देश के गृह मंत्री नहीं चाहते होंगे, या उन्हें इस बात का इल्म नहीं होगा कि इस तरह से रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत हो रहा था।
सवाल तो उससे भी बड़ा है दोस्तों, जवाब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को देना चाहिए कि हिंदुस्तान में इस तरह की जो हरकत कश्मीर के भीतर हुई है उसका मुंह तोड़ जवाब अब कैसे देना है। हिंदू या मुसलमान, आतंकवादियों ने टारगेट करके मारा। अब हमारे देश का चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, रत्ती भर भी रहम नहीं करेगा इन पर। इन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने की हर किसी की ख्वाहिश है। मगर याद कीजिए दोस्तों, सवाल एक और भी है कि क्या खुफिया एजेंसियों को इस बात की कोई जानकारी या इल्म नहीं था? 19 अप्रैल को हमारे देश के प्रधानमंत्री को, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, जम्मू कश्मीर जाना था, मगर तब दौरा कैंसिल हुआ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब देश के प्रधानमंत्री जाते हैं उससे पहले सुरक्षा की कवायद होती है, जानकारी ली जाती है, खुफिया तंत्र एक्टिव होता है। तो क्या किसी को इस बात का इल्म या पता नहीं चला था? इस तरह का कोई इनपुट नहीं था? दौरा क्यों कैंसिल हुआ, किस लिए हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बाद कुछ मीटिंग और बैठकें भी हुई हैं। तब सरकार के सामने जब ऐसा इतिहास था कि जब भी अमेरिका से कोई आता है कश्मीर में आतंकी हमला होने की आशंका बढ़ जाती है। और आप भी जानते हैं कि इस वक्त जो है, मौजूदा वक्त में अमेरिका के राष्ट्रपति जब जयपुर में थे तभी यह हमला हुआ। मोदी सरकार ने इतिहास से क्या सीखा, क्या यह सवाल नहीं बनता? जहां 1,500 से 2,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं बिना सुरक्षा के, उन्हें छोड़ दिया जाता है। इन पर्यटकों को क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई थी? नहीं ना। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है दोस्तों, जहां पर यह सवाल बार बार किया जाता है और यह कहा जाता है, मंच से बोला जाता है कि हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया। 2014 के बाद 10 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं दोस्तों, इस रिपोर्ट में, जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं। 10 बड़ी घटनाएं जिसमें पता चलता है कि कश्मीर में कैसे आतंकियों ने एक के बाद एक घटना को अंजाम दिया। उधमपुर में घटना हुई थी 15 सितंबर 2015 को, जैश ए मोहम्मद ने अटैक किया बीएसएफ के काफिले पर, 2 जवान शहीद हुए थे, 11 घायल हुए थे। ठीक 1 साल के बाद 18 सितंबर को एक और वारदात होती है उरी में 2016 में, और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो होता है, 40 जवान हमारे शहीद होते हैं। वो घटना आप भूले नहीं होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आज तक उसका जिम्मेदार कौन है ये पता नहीं चला। 14 फरवरी 2019, 9 जून 2024, 8 जुलाई 2024, 16 जुलाई 2024, 20 अक्टूबर 2024 और 24 अक्टूबर 2024, 10 बड़ी घटनाएं एक के बाद एक। आप देख सकते हैं कश्मीर में क्या हुआ। छोटी मोटी घटनाएं जिनका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, जहां पे कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया, कश्मीरी पंडितों को नौकरी करने से रोका गया, कश्मीरी पंडित कैंपस में रहते थे, उन पर हमले की बात आई, कश्मीर घाटी छोड़ने तक का जिक्र हुआ। यह सब कुछ हुआ इसी कश्मीर में। एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों चलते चलते, कश्मीर में इस वक्त आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है। यह मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उनको जरूर बताइएगा कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जहां लगा होता है, उस एक्ट के मुताबिक जिम्मेदारी और शासन कश्मीर में सेना के हाथ में है। जी, कश्मीर में शासन किसी को भी असल में हासिल हो, लेकिन शासन सेना का ही चलता है। सेना अपने हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था देखती है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की सरकार के पास इतनी हैसियत है, बस समझिएगा, जितनी एक नगर पालिका, आपके शहर में नगर पालिका होगी, जितनी हैसियत नगर पालिका की है उतनी ही सरकार अब्दुल्ला की सरकार की पावर है। बस सुरक्षा के मामलों में जम्मू कश्मीर सरकार का कोई रोल नहीं है। स्टेट पुलिस तक अपने हिसाब से यूज की जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, सवाल पूछिए। जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है उसके पास आर्मी है, बीएसएफ है, और जिस एक्ट का मैंने जिक्र किया वो भी है, तो जवाबदेही गृह मंत्री की नहीं बनती? जरा सोच कर देखिएगा। घटनाएं होती हैं, एक के बाद एक होती है, लेकिन हम उन घटनाओं के बाद कुछ वक्त के बाद भूल जाते हैं। लेकिन एक और जिक्र मैं चलते चलते करना चाहूंगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेरिका से आए मेहमानों का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे थे। ठीक उसी वक्त जब देश गमगीन था,
और दूसरी तरफ पटना में नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी के मंत्री एयर शो का लुत्फ उठा रहे थे। पटना में राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे थे और बीजेपी के नेता उसमें शिरकत कर रहे थे। कोई कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ। भले ही प्रधानमंत्री अपनी यात्रा को रद्द करके आ गए, वित्त मंत्री आ गई, लेकिन बीजेपी का राजनीतिक अभियान बिहार में जारी है। बिहार में चुनाव है और बीजेपी, मेरे देश की जो बीजेपी है, बीजेपी बहुत संवेदनशील पार्टी है, चुनाव को लेकर भी और कश्मीर को लेकर भी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।